हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आज हम सेट के रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड जितने भी आपकी एमसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, शायद 4 या 5 एग्जाम्पल हैं, उन सभी एग्जाम्पल को हम देखेंगे। लेकिन आपने अगर सेट के रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड वीडियो जो पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं उनको ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आज के एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए, क्योंकि सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। और हाँ, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम सेट के रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये तो बता दिया है कि सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे जिससे आपको आसानी से पता लगे कि आप कैसे मैथ्स में इनका यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो आपकी एमसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिससे आपके अंदर सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के जो 2 टाइप होते हैं, रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म, उनके बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चों। ठीक है, तो मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म वाली जो वीडियो है उसको देख चुके होंगे। लेकिन आपने अगर नहीं देखा तो चलिए एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ए हमने ले लिया 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ए हमने नंबर्स का एक कलेक्शन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? नंबर्स का एक हमने कलेक्शन ले लिया। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको पता होगा सेट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो आप हमारी पिछली सारी वीडियो देखिए, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। ये संख्याओं का जो कलेक्शन है, एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब जैसे हमने बोल दिया कि एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो आपको ये मान लेना है कि एक कलेक्शन अब सेट्स भी बनाएगा। ठीक, तो पहले चेक किया करते थे कि एक कलेक्शन क्या सेट बनाएगा, उन सभी बातों को मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ गए हैं। अब इस कलेक्शन को अगर हमने कह दिया कि एक कलेक्शन सेट बनाएगा, कहने का मतलब एक कलेक्शन अब वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, जब एक कलेक्शन सेट बनाएगा तो इसे हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होगा बच्चों? रोस्टर फॉर्म। और सेकंड टाइप कौन सा होगा बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी इसे हमने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों सेट है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। आपको बता दें ये जो नंबर्स हैं 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, ये सब इस सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। क्या हैं?
एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कहने का मतलब ये जो नंबर्स हैं, इनका जो कलेक्शन है, अब ये फिट बना रहा है। जब ये कन्फर्म हो गया कि एक कलेक्शन फिट बनाएगा, तो इसे हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप रोस्टर फॉर्म है और सेकंड टाइप सेट बिल्डर फॉर्म है। जब हम इस फिट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्लोज्ड ब्रेसेस इस प्रकार से होता है, ए हो गया राइट पार्ट, ए हो गया लेफ्ट। क्लोज्ड ब्रेसेस के लेफ्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर इन सभी एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर लिस्ट आउट कर देंगे 1/2 कॉमा। आपको ध्यान रखना है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म सेट का लिखेंगे, तो जैसे हमने लिखा 1/2, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे। इन सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करेंगे। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ये देखिए, इन सभी एलिमेंट्स को हमने कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर दिया। जब इन सभी एलिमेंट्स को आपने लिस्ट आउट कर दिया, फिर इन सभी को आप इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के राइट पार्ट से क्लोज्ड कर देंगे। ठीक, आपने क्या समझा? जब हम फिट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद इन सभी एलिमेंट्स को हम क्लोज्ड ब्रेसेस से क्लोज्ड कर देते हैं। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन का ये जो फॉर्म हुआ बच्चों, इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी को हम इंडिविजुअली लिस्ट आउट करते हैं। ये देखिए, हमने सेट्स के अंदर एलिमेंट्स थे 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। इन सभी को हमने इंडिविजुअली लिस्ट आउट कर दिया। लेकिन जब हम सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं बच्चों, तो हम इन सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट आउट नहीं करते हैं, बल्कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं कि वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है जो इन सभी एलिमेंट्स को क्या करे, कवर करे। तो चलिए हम सर्च करते हैं ये क्या हो सकती है। देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1। नॉमिनेटर को हमने सेम रखा, डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, आपको समझ में आएगा जब हम अगला एलिमेंट लिखेंगे। देखिए, ये हमने लिखा 2। अब ये हमने 2 लिखा नॉमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करके +1 करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 के ही इक्वल होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब बच्चों हम 3/10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3। अब अगर हम इसी नॉमिनेटर का स्क्वायर करें और +1 कर दें, तो इसके डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाता है। ये भी ठीक है। अब देखिए, इफ 4/17 को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 का अगर हम स्क्वायर करें +1 कर दें, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 के इक्वल हो गया बच्चों। मतलब इन सभी एलिमेंट्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नॉमिनेटर लिखे पहले अपॉन, फिर नॉमिनेटर का स्क्वायर करके +1 कर देंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। देखिए, इसमें हमने नॉमिनेटर का स्क्वायर किया, +1 किया, डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ भी हमने नॉमिनेटर का स्क्वायर करके +1 किया, डिनोमिनेटर आ गया। सेम ऐसे सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसे अब हम क्लोज कर दिए। मतलब कि इन सभी एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप इसे गौर से देखिए। जो हम एक कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम इन सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे,
बल्कि इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी। उस कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से फिट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो अब यहीं से वो कॉमन प्रॉपर्टी आएगी जो इन सभी एलिमेंट्स के अंदर है। तो देखिए आप क्या गौर करेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स किस प्रकार से बन रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा नॉमिनेटर अपॉन, नॉमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ये हमने लिखा नॉमिनेटर। फिर इसी नॉमिनेटर का स्क्वायर हो रहा है, देखिए नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर का स्क्वायर हो रहा, प्लस 1 कर देंगे। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनके नॉमिनेटर का स्क्वायर करके आप प्लस 1 कर देंगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ठीक है, हमें यही एक कॉमन प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स के अंदर दिख रही है। चलिए इसे हम नॉमिनेटर ना कहें, नॉमिनेटर की जगह हम नॉमिनेटर के प्लेस में हम n लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में जहाँ नॉमिनेटर है वहाँ भी n लिख लेते हैं, n का स्क्वायर प्लस 1। मतलब कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 टाइप्स के ये सारे एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आई? मतलब यही कॉमन प्रॉपर्टी है जो इन सभी एलिमेंट्स के अंदर है। इसी कॉमन प्रॉपर्टी को तो हमें सर्च करना था, जो हमें मिल गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्या केवल इफ प्रॉपर्टी को लिख देंगे तो फिट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा? नहीं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी आई इसमें आपको बताना होगा कि n आखिर है क्या। तो n क्या है? n क्या है? देखिए 1 2 3 4, ये तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। n जो है नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है, क्या n सभी नेचुरल नंबर्स होंगे? चलिए हम देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 तो है ही, चलिए आप 5 रख के देखिए n की जगह। अगर n इक्वल्स टू आप 5 लें तो n की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। क्या ये जो आया n की वैल्यू 5 रखने पे, ये क्या इफ फिट के अंदर है? 5 अपॉन 26। देखिए देखिए देखिए, नहीं, ये एलिमेंट्स नहीं है। कहने का मतलब इफ प्रॉपर्टी में n की वैल्यू जो होगी क्या होगी? सभी नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्या होंगे? n इक्वल टू 1 2 3 4, इसके अलावा कोई और n नहीं होगी। बात समझ में आई? ए प्रॉपर्टी केवल इफ फिट के लिए n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 के लिए ही सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ में आई? तो आपको पता चल गया कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है? ए है बच्चों। अब इफ कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप फिट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिखे जाते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स इंडिविजुअली नहीं लिखे जाते, बल्कि उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखा जाता है जो सभी एलिमेंट्स को कवर कर रहा हो। ए प्रॉपर्टी बच्चों इन सभी एलिमेंट्स को कवर कर रही है। तो चलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं इफ फिट का। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले इफ ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x, ये हमने लिखा x, लेकिन x है क्या बच्चों? x ये सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे। इन सभी के लिए हमने केवल लिख दिया x, लेकिन अब बताना भी होगा हमें x आखिर है क्या। तो x कॉलन सिंबल, अब हमें बताना पड़ेगा x है क्या। तो x क्या है? ये सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं सेट का, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली नहीं लिखते,
इनके अंदर जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है? ए है बच्चों। तो इसे लिखेंगे। एक्स क्या है? एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। आपने x के बारे में तो बता दिया कि x क्या है? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, जो इन सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन अब आपको ये भी बताना होगा आखिर n क्या है, क्योंकि यहाँ एक न्यू वेरिएबल आ गया जो n है। आपने x के बारे में डिस्क्राइब तो कर दिया, क्या है? x n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, लेकिन अब एक न्यू वेरिएबल आ गया n के बारे में भी बताना होगा n क्या है। तो हमें लिखना होगा where n is a नेचुरल नंबर। ये हमने बताया था ना आपको, n क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या सभी नेचुरल नंबर हैं? नहीं, 1 2 3 4 ही है केवल। ठीक, तो लिखना पड़ेगा where n is a नेचुरल नंबर लेस देन 5। बात समझ में आई? 5 से लेस देन कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 1 2 3 4। बात समझ में आई? तो इस सेट को बच्चों आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों हम इस कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से ये सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे आप इस ब्रैकेट से इनक्लोज्ड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों आपको कि रोस्टर फॉर्म जो होता है उसको लिखने का केवल एक ही मेथड होता है, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसे आपने इस प्रकार से लिखा, सेम इसी सेट को। जैसे बच्चों आपने ए सेट लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी सेट को आप अनदर वे में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सेट को हम लिखते हैं x कॉलन सिंबल x इक्वल्स टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कॉमा। अब हमें बताना है n क्या है। तो जैसे हमने लिखा बेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू कहने का मतलब n की जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर्स में ही होगी। लेकिन ऐसे में तो ये हो जाता है कि सारे नेचुरल नंबर ले रहे हैं अपन, इसीलिए हमें बताना पड़ेगा एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब n की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगी या 1 के इक्वल होगी, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 4 होगी। ठीक है, इस प्रकार से भी बच्चों हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को हम कई वे में लिख सकते हैं, बट सभी का मीनिंग सेम रहेगा। जैसे इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा, जो फर्स्ट वे था, एंड सेकंड वे इसी सेट को लिखने का ये है। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसे इसी सेट को हम और अनदर वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, ये जो आप x की वैल्यू लिख रहे हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, इस प्रकार से लिखना है। यहाँ जो आप n के बारे में बताएंगे कि वे सेट के सारे एलिमेंट्स को कवर करता हो। बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम इन्हीं रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म का यूज एग्जाम्पल में करेंगे। देखें कैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आप उनको सॉल्व कैसे करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बच्चों ये जो एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ध्यान से इनको करना है आपको। जहाँ ना समझ में आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके जितने भी क्वेरीज हैं सारे क्वेश्चंस का बहुत ही स्मूथली
रिप्लाई दिया जाएगा बच्चों, या कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम आपका डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, राइट द, चलिए इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें बच्चों आपको कि जो फिट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म और फिट बिल्डर फॉर्म होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस इस फिट को, ये जो फिट था बच्चों, इस फिट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, या तो इसे आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए या तो फिट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। दोनों का क्या है, दोनों का बच्चों मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है, सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। आप इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अभी आपको समझ में नहीं आया ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बच्चों कि राइट द सॉल्यूशन सेट, इस इक्वेशन का, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है क्या है, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्या है, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट है बच्चों। इस सॉल्यूशन सेट को हमें किस में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट आएंगे, उस सॉल्यूशन सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले लिखना है आपको गिवन, आपको दिया क्या गया है। बच्चों आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, जिस प्रकार से हम करवा रहे हैं इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्या दिया हुआ है बच्चों, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, और जो सॉल्यूशन सेट आएगा उस सॉल्यूशन सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं बच्चों, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई। जैसे आपको अभी यही नहीं समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का। हालांकि आप क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आपको इतना बेसिक होगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, फिर भी मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, आपको क्या बोलना है, ध्यान दीजिएगा। x की जिन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, x की उन वैल्यूज को हम इफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई। क्या कहा मैंने, x की वे सारी वैल्यूज जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, x की उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि x की वैल्यूज सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है बच्चों, देखिए इफ इक्वेशन में एक तो RHS पार्ट होता है, एक होता है LHS पार्ट, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड।
तो आपके इफ इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, 0 के इक्वल है, और LHF क्या है, x² प्लस x माइनस 2। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x की आप ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करें जिसके लिए इस इक्वेशन का RHF पार्ट अगर 0 के इक्वल है तो LHF पार्ट भी 0 के इक्वल हो जाए। लेकिन क्या आप ऐसे आसानी से देखकर फाइंड कर पाएंगे x की उस वैल्यू को? नहीं। इसका एक मेथड होता है जिसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि x की आखिर वे कौन सी वैल्यू हैं जिनको रखने पे इस इक्वेशन का LHF पार्ट भी 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों x की उन वैल्यू को हम फाइंड करते हैं और x की जो वैल्यू आएंगी वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट होंगे। ठीक, जब हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी तब उन x की वैल्यूज का जो सॉल्यूशन सेट है उन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए ए इक्वेशन किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि जब इस इक्वेशन को हमें मल्टीपल के रूप में लिखना है, x² का जो क्या है कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उनका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इस प्रकार से उनका पेयर बनाना होता है कि ये जो बीच वाला नंबर है bx के इक्वल आ जाए। जैसे देखिए यहाँ क्या है 1, तो 1 का 2 पे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2। अब इस 2 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है दो के पेयर में कि इन दोनों को प्लस माइनस या माइनस माइनस या माइनस प्लस या प्लस प्लस करें तो x के इक्वल आ जाए। क्या है बच्चों, इसे हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 इंटू 2, क्या कुछ और लिख सकते हैं? नहीं। तो देखिए अब इन दोनों को हम किस प्रकार से प्लस माइनस या माइनस माइनस या किसी भी प्रकार से आप प्लस माइनस माइनस प्लस का यूज करें कि इन दोनों को ऑपरेशन करने के बाद आपको पॉजिटिव x मिले। तो क्या हो सकता है बच्चों, x² प्लस, अगर आपने इसको ले लिया तो ये क्या होगा x माइनस 2x। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस x, मतलब ये वाला पेयर नहीं लेना है। इसको लेके देखते हैं बच्चों, 2x माइनस x, इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करें क्या आएगा x, हाँ यही पेयर आएगा। 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके प्लेस में बच्चों हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे x² प्लस, अब 2 का पेयर बना लेंगे इनका, 2x माइनस x माइनस 2, ए हो गया बच्चों और ए। अभी हमने सेम ही लिख दिया वही बात। देखिए इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ क्या आएगा x प्लस यहाँ क्या बचा 2। अब इन दोनों से ओनली -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? अब इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा क्या x प्लस 2 कॉमन आ गया बच्चों। फिर यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। कहने का मतलब या तो x प्लस 2 0 के इक्वल हो जाए या तो x माइनस 1 0 के इक्वल हो जाए तब भी ये 0 के इक्वल होगा, या तो ये दोनों इक्वल हो जाएं 0 के तब भी 0 के इक्वल होगा। इनको फॉलो करिए। x इक्वल्स टू क्या आएगा -2 और
यहाँ पे x इक्वल क्या आएगा 1। कहने का मतलब बच्चों x की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, x इक्वल्स टू -2 एंड 1। बात समझ में आई। तो x की ये जो वैल्यू आई ना बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं इफ इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। बात समझ में आई। अभी तक आप सोच रहे थे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x की यही केवल दो वैल्यू हैं जो इफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कहने का मतलब x इक्वल टू अगर आप -2 रखेंगे तब भी इफ इक्वेशन का LHF 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तब भी इस इक्वेशन का LHF पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इतना काम तो हो गया बच्चों। ये हमें इक्वेशन दी हुई थी, बोला जा रहा था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालिए, तो ये हमने सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। ये है बच्चों। अब बोला जा रहा है इस सॉल्यूशन सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए रोस्टर फॉर्म में तो कुछ करना ही नहीं होता बच्चों। देखिए सॉल्यूशन सेट क्या है, x इक्वल्स टू -2 एंड 1। अब हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है जो क्या है x इक्वल्स टू -2 एंड 1, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले इस ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या होगा, ये जो x की वैल्यू आई इन दोनों को कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके लिख देंगे। -2 1, इन दोनों एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करने के बाद इसे क्लोज्ड ब्रैकेट से इनक्लोज्ड कर देंगे। तो सॉल्यूशन सेट का बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आई। आपके क्वेश्चन में तो बच्चों केवल इतना ही बोला गया है कि इफ इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट आएंगे उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, लेकिन चलिए इसे हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म किसका है, इस सॉल्यूशन सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हम दिखा रहे हैं। क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे x कॉलन सिंबल। अब यहाँ x है क्या, x क्या है, सॉल्यूशन सेट है, या कहें आप सॉल्यूशन है इफ इक्वेशन की। हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा, x इज अ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन सेट कहिए, सॉल्यूशन कहिए, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। x क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये क्या लिखे हुए हैं, ओनली सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, किसके, इफ इक्वेशन के। तो इतना ही लिखना पड़ेगा कि x क्या है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, और इसे इनक्लोज्ड कर देंगे इफ क्लोज्ड ब्रैकेट से। ठीक, इसे रीड कैसे करेंगे आप, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है MVRT बुक का समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है बच्चों, राइट द सेट, ये हमें एक सेट दिया हुआ है इन रोस्टर फॉर्म। अगर आपने पिछली हमारी सारी क्लास काफ़ी अच्छे से देखा है तो इस सेट को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है बच्चों,
सेट बिल्डर फॉर्म में। बात समझ में आई? क्यों हमने कहा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ x कॉलन सिंबल फिर x क्या है, x के बारे में बताया गया है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर होंगे x? नहीं, इसमें बताया गया है एंड केवल वही x होंगे इस सेट के अंदर जिनका स्क्वायर 40 से लेस देन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है बच्चों? आपको एक सेट दिया हुआ है x कॉलन सिंबल, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड बताया गया बच्चों x का स्क्वायर लेस देन 40 होगा। बात समझ में आई? ये आपको गिवन सेट है, ठीक। चलिए इस सेट को हम a के इक्वल लेट कर लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ध्यान रखना, जब भी आप किसी सेट को लेट करेंगे तो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? आपको एक सेट दिया हुआ है ए, यहाँ बताया गया x क्या है, x जो है x किस में है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे? इसको पता करने के लिए कि कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एक कंडीशन दी हुई है ए वाली। कंडीशन क्या दी हुई है बच्चों? कि x का जो स्क्वायर होगा वो 40 से लेस देन होगा। बात समझ में आई? तो चलिए हम पता करते हैं इस सेट के अंदर आखिर में कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है x की केवल वही वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो x पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो x हम कोई ना तो नेगेटिव ले सकते ना तो 0 ले सकते, तो हमें x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना होगा। x अगर हमने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1। क्या 1 40 से लेस देन है? हाँ, देखिए 1 जो है 40 से लेस देन है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, कहने का मतलब x इक्वल टू 1 होगा। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या 4 40 से लेस देन है? हाँ, 4 40 से लेस देन है, मतलब इस कंडीशन को x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई कर रहा। x इक्वल्स टू 3 अगर हम रखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 भी 40 से लेस देन है, मतलब x इक्वल्स टू 3 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल्स टू अगर हम 4 रखते हैं तो क्या आएगा? देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16। 16 भी 40 से लेस देन है, मतलब x इक्वल्स टू 4 भी इस सेट के अंदर आएगा। अगर हम x इक्वल्स टू 5 रखते हैं बच्चों, तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 भी बच्चों 40 से लेस देन है, क्योंकि आपको x की वही वैल्यू लेना है जिनका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आए वो 40 से लेस देन आए। कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, ये भी 40 से लेस देन है, मतलब x इक्वल टू 5 भी आएगा। अगर हम ले लिए बच्चों x इक्वल टू 6, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 भी बच्चों 40 से लेस देन है, मतलब x इक्वल टू 6 भी इस सेट के अंदर आएगा। चलिए अब हम x इक्वल टू 7 ले लेते हैं। ये कितना बच्चों? 7 का स्क्वायर 49। 49 क्या 40 से लेस देन है? ध्यान दीजिएगा बच्चों,
जैसे ही आप x की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन लेंगे, कहने का मतलब जैसे भी x की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 6 से ग्रेटर देन, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए जैसे ही हमने x इक्वल टू 7 लिया तो इसका स्क्वायर क्या आ गया 49। 49 क्या 40 से लेस देन है? नहीं बच्चों, इसका मतलब x की वैल्यू 7 नहीं होगी। जब 7 नहीं होगी तो ना 8 होगी, ना 9 होगी, ना 10 होगी, और ना ही इफ ग्रेटर देन कोई वैल्यू होगी। कहने का मतलब इस सेट के अंदर x की केवल यही वैल्यू आएंगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। अब आपको क्लियर हो गया कि इस सेट के अंदर x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। x इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 क्या इसके अंदर आएंगे? ना तो 7 आएगा बच्चों इसके अंदर, ना ही 6 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू इस सेट के अंदर आएगी। बात समझ में आई? अब हमने पता तो कर लिया बच्चों कि इस सेट के अंदर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। तो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी? x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसी सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। इस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या है बच्चों? आपको पता है इन दोनों सेट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो रोस्टर फॉर्म में। हमने बताया ए सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसे अब हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले इस क्लोज्ड ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर x की जो वैल्यू आई इन सभी वैल्यूज को हम लिस्ट आउट कर देंगे कॉमा की हेल्प से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको पता है 6 के बाद 7 इस सेट के अंदर नहीं आएगा, ये देखिए, क्योंकि 7 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कहने का मतलब इस सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ही आएंगे, इसके अलावा कोई और पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो अब हम इसे इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से इनक्लोज्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इस प्रकार से सेट का रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म कहला जाता है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक बच्चों, अभी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर शायद 4 या 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से हमने अभी आपको कुछ बेसिक समझाया, जिससे आप सारे एग्जाम्पल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, और फिर हमने 2 एग्जाम्पल करवा दिया है। अगली क्लास में हम आपको जो बचे हुए 2 या 3 एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।